हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे विजन आईएएस की अक्टूबर मंथ के पॉलिटी और गवर्नेंस के सेक्शन को। इन केस यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, यू कैन लेट मी नो दैट बाय कमेंटिंग बिलो, लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल इफ यू हैवंट डन दैट। और अगर आपने मेरे अगस्त और सितंबर मंथ की पॉलिटी और इकोनॉमी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, इकोनॉमी के जो सेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड होते हैं। जो हमें लग रहा है वो एक्चुअल में उसकी इंटरप्रिटेशन होती नहीं है। तो आप एक बार खुद कंटेंट पढ़ के देखिए और उसको वीडियो की एक्सप्लेनेशन के साथ कंपेयर कीजिए। इफ यू रियली फाइंड द वीडियोज हेल्पफुल देन यू कैन स्टिक टू देम। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक्स हमें आज कवर करने हैं। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एक्चुअली शॉर्ट बाकी वीडियोस के कंपैरिजन में, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स इस बार पॉलिटी सेक्शन में आए नहीं हैं। पर जो आए हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकते हैं, थोड़ा सा हैवी ऑन वर्ड्स हो सकते हैं। ओके, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन इंडिया। तो देखिए, इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें यहाँ क्या लिखा है, तो देखिए बेसिकली केस का कॉन्टेक्स्ट अगर मैं बता दूं तो डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप लोकल सर्वर्स इंस्टॉल कीजिए, ताकि और साथ ही में गुड इंटरनेट स्पीड भी इंश्योर कीजिए सब रजिस्ट्रार ऑफिसेज में, ताकि हम बेसिकली डिजिटलाइजेशन का जो हमारा एम है, हमारा जो प्रोग्राम है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, इसको हम कंप्लीटली प्रॉपरली एडिक्वेटली इंप्लीमेंट कर पाए। अभी तो देखिए ये तो हमने बेसिक देख लिया, कुछ था ही नहीं। अब इससे पहले यहाँ पे आपको मैं बता दूं ये चीज गलत लिखी है, 2016 नहीं 2008 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज आई डू नॉट नो ये कैसे हो गया, पर यहाँ पे गलत लिखा है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये प्रोग्राम है क्या। इससे पहले कि यहाँ क्या लिखा है, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि ये जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब जितना भी फाइनेंस आता है एक पर्टिकुलर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो केंद्रीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या होती हैं, जिसमें कुछ शेयर, मैक्सिमम शेयर यूजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट देती है फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में, और बाकी स्टेट गवर्नमेंट वुड एक्चुअली फिल द गैप। ठीक है, तो वो होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जो है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे इनिशिएट किया गया था 2008 में। तो देखिए, इससे पहले क्या होता था, दो स्कीम्स ऑलरेडी रन कर रही थी, दे वर एक्चुअली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो रन कर रही थी। वन वॉज एक्चुअली CLR, जो कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, एक स्कीम ये थी, एंड द other one was strengthening of revenue administration and updating of land records। तो ये दो अलग अलग स्कीम्स जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज व्हिच ऑफ कोर्स कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये अलग अलग स्कीम्स जो इंप्लीमेंट कर रही थी इसको मर्ज कर दिया गया, और ये स्कीम जो आप यहाँ देख रहे हैं ये एक्चुअल में 2008 में फिर लागू कर दी गई। ठीक है, तो बेसिकली अब लैंड आपको सबसे पहले तो अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है प्रीलिम्स में कि लैंड कौन सी लिस्ट में आता है, तो लैंड स्टेट लिस्ट में आता है। तो जब लैंड आता ही स्टेट लिस्ट में है तो इंप्लीमेंट कौन करेगा स्कीम को, इंप्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। ओके, तो ये इंप्लीमेंट या एग्जीक्यूट, लेकिन इसके लिए जितना भी टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट आएगा वो कहाँ से आएगा, लैंड रिसोर्सेज डिपार्टमेंट से आएगा, क्योंकि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और एक और अगर आपको एडिशनल बात पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक बात है, ये भी एक स्टेटमेंट के रूप में अगर प्रीलिम्स में लिखा है कि व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, क्या है यूनिट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इस पर्टिकुलर स्कीम की, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट है। कुछ भी सर्वे हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रही है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट लेवल पे होगा। ऑलराइट, तो ये चीज बहुत बेसिक है जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है बेसिकली इसके तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं। तीन मेजर कंपोनेंट्स में से पहला कंपोनेंट है कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। देखिए, कंप्यूटराइजेशन मतलब डिजिटलाइजेशन। ठीक है, तो डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो देखिए, अब देखिए लैंड रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, लैंड टाइटल्स होते हैं। लैंड टाइटल्स का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर लैंड है, उसकी ओनरशिप किसके पास है, जिसके पास भी उसकी ओनरशिप है उसको रिकॉर्ड कर लो, और लीगली ऑफ कोर्स जस्टिफाइड होनी चाहिए उसकी ओनरशिप। तो वो लैंड टाइटल को बेसिकली आपके पास पेपर में तो लिखा है कि ये लैंड इसको बिलोंग करता है, अब जो पेपर में लिखा है उसे डिजिटलाइज्ड फॉर्म में करना है ताकि वो आपके सर्वर्स में
सारा रिकॉर्ड रहे। तो दिस इज नोन एज कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। नंबर 2 इज सर्वे और रीसर्वे। अब देखिए आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक तो था इंडिपेंडेंस जब हुई तो लैंड रिफॉर्म्स लागू किए गए, जो ऑफ कोर्स बहुत सक्सेसफुल नहीं थे, बहुत सारे रीजंस की वजह से अनसक्सेसफुल रहे। तो लैंड रिफॉर्म्स के बाद क्या हुआ, जमींदारी अबॉलिश कर दी गई और बहुत सारे जो सरप्लस लैंड थे वो टेनेंट्स के पास चले गए, राइट। तो ऑफ कोर्स आपको उससे पहले जो लैंड टाइटल्स थे अब वो चेंज हो गए, तो आपको दोबारा सर्वे करना पड़ेगा कि ओल्ड लैंड टाइटल्स जो हैं बेसिकली अब म्यूटेट होके किसके पास है एक्चुअल ओनरशिप। तो ये था इंडिपेंडेंस। देखिए अभी भी बहुत सारे लैंड्स का ये सर्वे चल रहा है, अभी तक ये सारी चीजें कंप्लीट नहीं हुई हैं। पर बाय चांस आप समझने की कोशिश कीजिए कि लैंड रिकॉर्ड्स, जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो सही है, वो बहुत अभी रीसेंट लैंड रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन वो आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया, किसी को बेच दिया, ठीक है, तो अब तो वो किसी और के पास चला गया ना, तो ऑफ कोर्स यू विल हैव टू रीसर्वे द लैंड्स कि कोई म्यूटेशन तो नहीं आई। नंबर 3 कंपोनेंट है कंप्यूटराइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर आप किसी को अपना लैंड बेच रहे हैं तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है इसको रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ट्रांसफर आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो वो लैंड आप ही के नाम पे रह जाएगा, वो सामने वाले के नाम पे जाएगा ही नहीं। तो दिस इज कि आप इसको बहुत इजी बना दें कि आपको क्या करना है, बस डिजिटलाइज्ड फॉर्म में आपको अब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी आपके ट्रांसफर की या ट्रांजैक्शन की। ओके, तो देखिए यहाँ पे भी बहुत कुछ बेसिक नहीं था, पर यहाँ से बहुत सारी चीजें हमें समझनी शुरू करनी है। तो करंट स्टेटस ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन इंडिया क्या है, बेसिक स्टैट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैज बीन कंप्लीटेड इन 94% ऑफ विलेजेस। तो अभी तक 94% ऑफ विलेजेस में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स या कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स कंप्लीट हो चुका है। देखिए रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसमें एक पेपर पे, बेसिकली अभी पेपर है तो उसको डिजिटलाइज करना पड़ेगा, तो उस पर लिखा होता है कि कौन लैंड ओनर है, ये किस तरह का लैंड है, या फिर इस तरह की चीज है कि लैंड का पर्पस क्या है, ठीक है। तो ये होता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। तो 94% विलेजेस में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को आप डिजिटलाइज कर चुके हैं। 29 states और यूटीज हैव डिस्प्लेड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ऑन वेब। इन्होंने अपनी वेबसाइट्स पे 29 स्टेट्स और यूटीज ने डिस्प्ले कर दिया है। ओके, अब देखिए इससे कुछ दिक्कतें भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, वो हम देखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन 75.78% ऑफ सब रजिस्ट्रार ऑफिसेज में है। अब यहाँ पे हमें कुछ समझना है, जिससे रिलेटेड हम ये तभी समझ पाएंगे जब हम ये समझे कि यहाँ पे क्या लिखा है। 70.41% ऑफ कैडेस्ट्रल मैप्स हैव बीन डिजिटाइज्ड, ठीक है। तो इससे पहले तो आप ये समझिए कि कैडेस्ट्रल मैप्स होते क्या हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि हम इसकी डेफिनेशन देखें, आप ये मैप देखिए। तो बेसिकली कैडेस्ट्रल मैप्स क्या होते हैं, जिसमें देखिए हमने रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में क्या देखा था, टेक्सचुअल लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, कि लैंड कौन सा है, क्या है, लैंड ओनरशिप किसके पास है, नाम क्या है, ठीक है, श्री ये, श्रीमती ये, ठीक है, ये सारी चीजें। लेकिन कैडेस्ट्रल मैप्स आप देख सकते हैं, ये होते हैं कैडेस्ट्रल मैप्स, जिसमें बेसिकली स्पेशल फॉर्म में लैंड रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे, ठीक है। स्पेशल फॉर्म में लैंड रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, जिसमें बेसिकली बाउंड्रीज दिखाई हुई हैं, ठीक है, और डायरेक्शंस हैं, प्लॉट नंबर है, हम जैसे देख सकते हैं प्लॉट नंबर 100, प्लॉट नंबर 101, 99, 98, ठीक है, कितनी लेंथ है, कितना एरिया है, एरिया लिखा हुआ है 89.233 हेक्टेयर्स, ठीक है। तो ये है कैडेस्ट्रल मैप। अब देखिए ये फिजिकल फॉर्म में तो डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रेजेंट ही है, या है ना, तो उसको डिजिटलाइज भी तो करना है, लेकिन इसमें हम इतनी सक्सेस अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं 70.41% ऑफ कैडेस्ट्रल मैप्स ओनली हैव बीन डिजिटाइज्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, टेक्सचुअल एंड स्पेशल डेटा इंटीग्रेशन। तो देखिए आप जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जिसमें बेसिकली टेक्सचुअल डेटा लिखा हुआ था, कौन है यहाँ के ओनर है, किस तरह का लैंड है, और ये स्पेशल डेटा जिसमें अभी देखना कि कितना एरिया है, क्या लेंथ है, इस सबको इंटीग्रेट करना है। यानी कि अगर कैडेस्ट्रल मैप पे एरिया, डायरेक्शन और प्लॉट नंबर लिखा है, तो उसके साथ में आप उसको इंटीग्रेट करते हैं, अच्छा इस प्लॉट नंबर के बेसिकली ओनर ये हैं, ये लैंड का पर्पस ये है। तो इंटीग्रेशन इस तरह की सिर्फ और सिर्फ 60.67% में विलेजेस में कंप्लीट हुई है। Okay. Now what are the objectives of this program? सबसे पहले तो आपको लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है। अपडेट कैसे करेंगे? सर्वे और रीसर्वे के माध्यम से। ऑटोमेटेड
एंड ऑटोमेटिक म्यूटेशन। अब देखिए, जब आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को, ट्रांजैक्शन प्रोसेस को ही अगर आपने कंप्यूटराइज कर दिया, तो इससे क्या हुआ, ऑटोमेटिक म्यूटेशन हो जाएगी। अगर कल को आपके पास था कोई लैंड, तो कल किसी और के पास जा रहा, आपने ट्रांजैक्शन की, उसको रजिस्टर किया और रजिस्टर कर दिया, तो ऑफकोर्स वो उनके पास चला गया। ठीक है, तो ये चीज इंटीग्रेशन बिटवीन टेक्सचुअल एंड स्पेशल रिकॉर्ड, ये हमने देख लिया। ओके, टू रिप्लेस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए, इसीलिए मैं कह रही थी दिस इज अ लिटिल हैवी ऑन वर्ड्स, अदरवाइज कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ याद ही रखना है जो आपने रखना है। अभी क्या है, हम इस प्रोग्राम के माध्यम से जो प्रेजेंट चल रहा है, जो प्रथा है कि प्रिजम्पटिव टाइटल सिस्टम, उसको रिप्लेस करना चाहते हैं कंक्लूसिव टाइटलिंग के साथ। यानी कि अभी क्या है, जो जहां रह रहा है वो उसकी प्रॉपर्टी है, आप उसमें जाने की कोशिश भी नहीं करते कि क्या ये कब्जा किया गया था इसके ऊपर, या फिर किस तरह से अगर किसी ने कोई मॉर्गेज पे रखा हुआ है, या फिर कोई बिल राइट्स हैं, है ना, तो कुछ भी है, अगर कोई रह रहा है तो आप समझते हो ये लैंड उसका है। अभी तक ऐसा ही चल रहा है, प्रिजम्पशन बना लेते हैं आप, लेकिन आप इसको कॉन्क्लूसिव टाइटलिंग के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार अब बेसिकली लैंड टाइटल्स प्रॉपर डिजिटलाइज करना चाहती है, लैंड रिकॉर्ड रखना चाहती है। ओके, जिससे क्या होगा कि किसी का लैंड है, अगर कल किसी को एज अ कोलेटरल अपना लैंड रखना है, क्योंकि उसे क्रेडिट चाहिए, तो क्रेडिट तभी चाहिए होगा ना जब आप कुछ कोलेटरल के फॉर्म में, सिक्योरिटी के फॉर्म में रखोगे, तो वो ले सके। ठीक है, हाउ इज लैंड ओनरशिप रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है वो हम देख चुके हैं क्या होता है। रजिस्टर्ड सेल डीड टू प्रूव दैट द प्रॉपर्टी हैज बीन सोल्ड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर एंड द टैक्सेस ऑन द सेल हैव बीन पेड। देखिए, बहुत सारे सेल पे टैक्सेस होते हैं, कभी कभी कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है ना, तो ये सारे टैक्सेस आप पे कर चुके हैं और आपका सेल अब पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए रजिस्टर्ड सेल डीड होती है। सर्वे डॉक्यूमेंट्स टू रिकॉर्ड अ प्रॉपर्टीज बाउंड्रीज एंड एरिया एंड प्रूव दैट द प्रॉपर्टी इज लिस्टेड ऑन गवर्नमेंट, देयर इज नथिंग इन इट, कुछ भी नहीं है। सर्वे डॉक्यूमेंट्स बेसिकली वही होते हैं कि प्रॉपर्टी के बाउंड्री क्या है, एरिया क्या है, किस तरह का लैंड है, ये सब वगैरह। अभी सिग्निफिकेंस हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, ये आप आए दिन पढ़ते हैं। हाँ, देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो लैंड है वो एक स्टेट लिस्ट का कंपोनेंट है, लेकिन जो एक्विजिशन ऑफ लैंड है ना, एक्विजिशन यानी कि अगर किसी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई एक फ्लाईओवर बनाना है, तो आपको फ्लाईओवर के लिए बेसिकली एक्वायर करना है सरकार को, केंद्रीय सरकार की बात कर रही हूँ, तो वो एक्वायर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक्विजिशन ऑफ लैंड है वो कॉन्करेट लिस्ट में आती है, तो मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही उस पर लॉ बना सकते हैं। तो ये चीज थोड़ा सा ट्रिकी बना देती है लैंड के कॉन्सेप्ट को। सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, वही जैसे मैंने बताया, बेटर क्रेडिट डिलीवरी इन रूरल एरियाज, ऑफ कोर्स बहुत क्रेडिट ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस लिटिगेशन, ऑफ कोर्स देखिए, लड़ाइयाँ या फिर केस डालना बार बार कोर्ट्स में, तो जब ट्रांसपेरेंसी आ गई लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस सिस्टम में, तो ऑफ कोर्स लैंड डिस्प्यूट्स कम हो जाएंगे। जब सरकार ने आपको आपका लैंड टाइटल दे दिया कि ये आपका लैंड है, तो फिर क्यों कोई आके कह सकता है ऐसे, है ना। तो ऑफ कोर्स रिड्यूस लिटिगेशन। Infrastructure facilitates development of new infrastructure by easing process of land acquisition and rehabilitation and settlement of compensation claims। तो यहाँ पे यही लिखा है कि अगर नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, तो देखिए, अगर सरकार को कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या बहुत सारे घरों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे अब कोई डैम बनना है या फिर वहां पे किसी तरह का प्रोजेक्ट होना है, अब सरकार को पता है कि ये लैंड्स बेसिकली इन लोगों के ओनरशिप के अंडर है, तो उन्हीं लोगों को कॉम्पनसेशन दोगे ना आप। कोई और कहेगा नहीं जी, लैंड तो हमारा होता था, यहाँ पे हमारी लड़ाई चल रही है, तो हमें भी कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, नहीं ना, आपने वो डिस्प्यूट्स खत्म कर दिए ना। रेवेन्यू जनरेशन, एनहांस लोकल रेवेन्यूज थ्रू इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टी टैक्स बिलिंग एंड कलेक्शन ऑफ कॉस्ट। जब आपने टाइटलिंग कर लिया, सर्वे कर लिया, फिर लैंड ओनरशिप राइट्स भी दे दिए, फिर आपके पास डेटा है कि अच्छा ये लैंड इसके पास है, तो रेवेन्यू भी तो लोगे। आपको रेवेन्यू रेट पता है कि इस प्रॉपर्टी का रेवेन्यू रेट क्या है, सर्कल रेट क्या है, तो ऑफ कोर्स उसका रेट आपको देना पड़ेगा, जो भी टैक्स बनता है, प्रॉपर्टी टैक्स बनता है। ओके, enhanced efficiency of policy making, digitization will help improve policymakers make informed decisions regarding land value assessment, land use planning। अब देखिए, एक पर्टिकुलर तरह का लैंड, अब सरकार को पता है अच्छा इतने एकड़ में और इसी के बिल्कुल कॉन्टिग्यूअस एरिया में भी
इतने एकड़ में फार्मिंग हो रही है, तो आप क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर जगह पे आपको पता है यहाँ कोऑपरेटिव फार्मिंग हो सकती है, तो आप बताने की कोशिश करेंगे, पॉलिसीज बनाने की कोशिश करेंगे उन लोगों के लिए कि देखिए कोऑपरेटिव फार्मिंग आपके ही भले के लिए है, ये आपके बार्गेनिंग पावर को बढ़ाएगी, क्योंकि आपने क्या करना है, अपने अपने इंडिविजुअल प्लॉट्स पे आपने जो भी प्रोडक्ट आप उगा रहे हैं उसे उगाना है, बट देन यू हैव टू कम टुगेदर एंड देन कोई आपको एक्सपोर्ट का अगर असाइनमेंट मिलता है तो आप सारे मिलके उसे पूरा कर सकते हैं। तो ये आपको पता है ना, जब कॉन्टिग्यूअस एरियाज है तो ये होता है लैंड यूज प्लानिंग, या फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, कहाँ पे नदी है, उसके आसपास ब्रिज है, उसके आसपास कितने घर हैं, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बन जाता है पॉलिसी मेकिंग के पर्सपेक्टिव से। चेक ऑन फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस, जनरेशन ऑफ, अब देखिए बेनामी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, ओके है आपकी, ओन आप कर रहे हो लेकिन किसी और के नाम पे आपने ली है वो प्रॉपर्टी, तो ऑफ कोर्स ये चीज बिल्कुल खत्म होने की कोशिश करी जा रही है बेसिकली सरकार द्वारा इसके माध्यम से। ओके, इजी डिस्पर्सल ऑफ बेनिफिट्स ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, अगेन दैट पॉलिसी मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, जब आपको पता है कि ये एग्रीकल्चरल लैंड है, इतना है, कितनी एग्रीकल्चरल सब्सिडी मिलनी चाहिए, कितने लोग हैं, किस तरह की ओनरशिप है, ये सब कुछ पता अगर आपको हो जाएगा कि अच्छा इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में इतना एग्रीकल्चरल लैंड है, इतना ये वाला लैंड है, तो दैट बिकम्स ईजियर। Cut down human interface in registration process, of course this is at the root of transparency, क्योंकि बीच में कोई अगर कमीशन लेने वाला, नहीं जी हम ऐसा करते हैं, ऐसा हो जाएगा, लैंड आपका हो जाएगा, तो गरीब इंसान है उसको छोड़ो, ओनरशिप आपके नाम कर देते हैं, थोड़ा सा पैसा बस आपको देना पड़ेगा, सो दिस ऑल वुड एक्चुअली एंड। पर ये इट इज ईजियर सेड देन डन, इतना हॉन्की डोरी सब कुछ होता नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं यहाँ पे। Okay, so let's see what is it. Constraints in digitalization of land records in India, legacy issues. I would read it. Digital records have inherited the bad data from the old documents reflected in never surveyed villages, missing maps and lack of updated surveys with modern tools. अब देखिए क्या हुआ, जब सरकार ने बोला कि डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स करो, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पिछले काफी सालों से ऐसा चल रहा है, डेकेड्स में पिछले कुछ टाइम से ऐसा चल रहा है, दसियों साल से, तो स्टेट गवर्नमेंट से क्या कहा, जी हाँ बिल्कुल हम डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स करेंगे, पर सर्वे किए बिना, ये पर्टिकुलर लैंड शायद इंडिपेंडेंस से पहले इसके नाम पे था, हमने सर्वे नहीं किया कि जमींदारी के बाद ये अबॉलिश हो गया या किसके पास चला गया, या जमींदारी का वो तो छोड़ ही दीजिए, उसके बाद वो लैंड का ट्रांजैक्शन किसी और के साथ हो गया, हमने कुछ सर्वे नहीं किया, हमने एज इट इज जो बहुत पुराने बैड डेटा हमारे पास था, ओल्ड टाइटल्स वाला, उसी को हमने अपडेट कर दिया, हाँ उसी को हमने बेसिकली क्या किया, उसी को हमने डिजिटलाइज कर दिया, तो डिजिटलाइज तो आपने कर दिया पर ओल्ड डेटा को, विच इज ऑफ कोर्स नॉट गुड। अब उसमें म्यूटेशन कुछ होगी तो वो ओल्ड डेटा में होगी, पर कैसे पॉसिबल है, आप एक बार सोच के देखिए, क्या पता जिसके नाम पे वो है उसे खुद को ही नहीं पता कि उसके नाम पे था, वो तो ट्रांजैक्शन कर चुका है, सर्वे हुआ नहीं, हाउ कॉम्प्लेक्सिंग दिस वुड बिकम। तो यही हुआ है बहुत सारे स्टेट्स में, ठीक है। तो सब स्टैंडर्ड डेटा कलेक्शन, अब देखिए क्या है, बहुत सारी स्टेट्स हैं, अब देखिए स्टेट लिस्ट में है ना लैंड, है ना, तो हर किसी का अपना स्टैंडर्ड है, कोई एक यानी कि कोई एक स्टैंडर्डाइज्ड पैरामीटर्स नहीं है कि इस तरह का लैंड डेटा हमने कलेक्ट करना है, नहीं, हर कोई स्टेट अपने हिसाब से करेगी, जिसको जो तरह की इंफॉर्मेशन अपने पास रखनी है वो रखेंगी, अपने अपने पोर्टल्स बनाएंगे, है ना, तो पोर्टल्स काम करेंगे सही से नहीं करेंगे, it is of course a software, any inadequacies है, wrong data entry हो सकती है उसके अंदर, lack of standardized information हो सकता है, अगर आप सोचिए जो डिजिटल डेटा है वो गलत एंटर कर दिया, डेटा एंट्री में कुछ गलत होगी और आपके जो पेपर पे रिकॉर्ड है वो कुछ और है, तो इससे लिटिगेशन बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। आप तो कह रहे हैं कि लीगल डिस्प्यूट्स हम कम करेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से, पर अगर आपके डिजिटल फॉर्म और पेपर फॉर्म में मैच नहीं कर रहा कुछ, तो आप लीगल डिस्प्यूट्स बढ़ाएंगे या कम करेंगे। किसी के सामने वाले को पता चल गया कि अरे देखिए मैंने इंटरनेट पे देखा तेरे नाम पे है वो, तो या फिर ये वाला लैंड तेरे नाम पे, तो आप सोच के देखिए कि हाउ कॉम्प्लेक्स दिस वुड बिकम। लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉयज स्पेशली एट द ग्राउंड लेवल, उनके पास इतनी टेक्निकल स्किल्स नहीं होती है, तो पहले तो आप इस तरह की अवेयरनेस जनरेट कीजिए। नॉन यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस स्टेट्स, वही जो मैंने आपको बताया, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, डिफरेंट पोर्टल्स। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस नोडल एजेंसीज हैंडलिंग, अब देखिए वही लैक ऑफ कॉपरेशन, तो मैं आपको कहूंगी कि कोई आंसर आए ना आपके पास देखने के लिए, लैक ऑफ कॉपरेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स, बिटवीन मिनिस्ट्रीज, बिटवीन नोडल एजेंसीज, ये तो आप हर चीज में देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड्स के रिलेशन में बहुत सारा डेटा है, एक रेवेन्यू वाला डेटा है,
ओके कितना रेवेन्यू रेट है पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल लैंड का, या क्या आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है या कुछ भी, या फिर एक सर्वे डिपार्टमेंट है वो सर्वे करेगा बाउंड्रीज क्या है, एरिया कितना है, किसके पास ट्रांजैक्शन हुई किसकी नहीं हुई, ठीक है। फिर एक रजिस्ट्रेशन है, तो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। तो इनमें अगर बेसिकली कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो फिर हर साइलोज में अगर वर्क कर रहे हैं तो कैसे डिजिटलाइजेशन वाला प्रोग्राम कैसे अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। डिजिटल गैप, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स कुड मेक इट डिफिकल्ट फॉर पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शंस टू एस्टैब्लिश देयर टाइटल्स। अब भाई अब पहले तो आप अवेयरनेस जनरेट कीजिए। ओके देखिए बहुत सारे उनके पास, बहुत लोगों के पास अपने लैंड टाइटल्स है ही नहीं, है ना, नॉन ट्रेसेबल है, तो वो कहाँ से लेके आए। वो कहेंगे जी हम सदियों से, सर आप देख लीजिए हम यहीं पे खेती कर रहे हैं, छोटा सा हमारा लैंड है। और वो कहेंगे नहीं, सरकार के ऑफिशियल्स कहेंगे कि आप अपने वो लेके आओ, लैंड टाइटल्स लेके आओ, नहीं है तो जाओ बाढ़ में। तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनके लिए दिक्कत भी तो हो सकती है। डेटा लीक्स एंड थ्रेट ऑफ साइबर अटैक्स, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Unless and until you do not have a personal data protection bill, and which is of course impartial, it has to be impartial, ठीक है। तो जब तक ऐसा नहीं होता तो आप सोचिए आपका सारा प्रॉपर्टी ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पे अवेलेबल है, कोई भी जाके वो डेटा ऑफ कोर्स देख सकता है। तो इट इज vulnerable to theft as well. पोटेंशियल फॉर कंज्यूमर प्रोफाइलिंग, अब इसमें क्या है, जैसे वही अवेलेबल है सारा डेटा। कंज्यूमर प्रोफाइलिंग क्या होता है, जैसे आप समझने की कोशिश कीजिए, गूगल अमेजोन ये सब मिलके क्या करते हैं कि गूगल की बात ले लेते हैं। आप जिस तरह की सर्चेस कर रहे हैं गूगल को सब पता है, कि आपने ब्लैक कलर का सूट देखा, आप ब्लैक कलर में बहुत इंटरेस्टेड है, आलिया भट्ट में बहुत इंटरेस्टेड है, या फिर वो क्या पहनती है, तो वैसी ही सारी एड्स आपके सामने आनी शुरू हो जाती है। उस एड पे आप क्लिक करेंगे, उनको रिवेन्यू जनरेट होगा। ये होती है कंज्यूमर प्रोफाइलिंग, किस तरह के आप इंसान हैं वो आपका एनालिसिस करना, फिर उसी तरह का प्रोडक्ट आपको डिलीवर करना, क्योंकि आप कंज्यूमर हो उनके। अब इसमें क्या है, आपने लैंड ओनर की प्रोफाइलिंग कर सकते हो, कितना एरिया, क्या नाम है, किस तरह का डेटा है, अरे इसके पास तो बहुत बहुत पैसा है क्योंकि इतना बड़ा एग्रीकल्चरल लैंड है इसके पास, तो जिसपे अगर ये सेल होगा तो कैपिटल गेन्स टैक्स भी नहीं लगेगा। सो ये बहुत सारी तरह की चीजें हैं जो दिक्कत क्रिएट कर सकती हैं। ओके ट्रस्ट इश्यूज, अब वही यहाँ पे करप्ट प्रैक्टिसेस, ये लैंड ओनर्स को ट्रस्ट नहीं है, नो ये सब कुछ भी नहीं है। लैक ऑफ जेंडर इंक्लूसिविटी इन लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, इम्पैक्ट ऑफ परसिस्टेंट लैंड कॉन्फ्लिक्ट, एब्सेंस ऑफ फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये तो जरूर आप लिख सकते हैं। फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी और डेटा सर्विस की कमी है, लैक है यहाँ पे, तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन लैक ऑफ जेंडर इंक्लूसिविटी, अब देखिए क्या है, क्यों ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, इसको इन्होंने सही से लिखा नहीं है एक्चुअली में। लैक ऑफ जेंडर इक्वालिटी यहाँ पे एक सही वर्ड है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल ले लीजिए, ये बहुत सारे एडिटोरियल्स में हम कवर करते हैं कि एग्रीकल्चर में आप जानते हैं कि 83% या उससे भी कहीं गुना ज़्यादा विमेन है जो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर में। डिपेंडेंट, व्हेन आई से डिपेंडेंट, वो काम करती हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर में विदाउट इवन नोइंग कि वो एम्प्लॉयड हैं। उनको ये लगता है कुछ नहीं कर रही, दे आर होम मेकर्स, व्हाट दे डू इज, क्या करना होता है सुबह 4 बजे उठ के, दे हैव टू मिल्क द काउज ओनली, व्हाट इज इट, नो बिग डील। पूरे दिन उन्होंने खेती करनी है या कुछ करना है, तो किस हद तक, लेकिन वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। लेकिन कितनी विमेन एग्रीकल्चरल लैंड ओन करती हैं, नॉट इवन 10%। ओके तो ये बहुत बड़ा आप देख सकते हैं कि फ्लॉ है, गैप है, जेंडर गैप है। लैंड लैंड जो उनके पास है उस टर्म्स में, अब लैंड इनहेरिटेंस में देख लीजिए, ओके इट एग्जिस्ट एज अ राइट, कि इनहेरिटेंस लॉज ये कहते हैं कि लड़की को भी मिलेंगे अपने फादर का जो भी लैंड है इस तरह का, पर कितना ही फॉलो होता है, कितना ही जो उनकी बेटियों के नाम पे लैंड है। तो ये सारी दिक्कतें हैं बहुत ज़्यादा। वे फॉरवर्ड प्रोवाइडिंग, अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई घर है उसमें जो आपके बाद बचेगी एक लिविंग वुमेन कोई, ठीक है, तो बड़े सारे रिश्तेदार आ जाते हैं कि नहीं ऐसे थोड़ा ना होता है, लड़कियों के नाम पे कौन सा लैंड होता है। तो अब कोई गरीब इंसान है उसको पता ही नहीं है कि ऐसा तो बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता, तो फिर वो कहेंगे नहीं आप हम मामा है इसके, हम चाचा है ना इसके, तो आप हमारे नाम कर दीजिए। तो ये बहुत दिक्कतें हैं जो डीपर लेवल तक जब अवेयरनेस फैलेगी ना तब ये चीज़ें टैकल होनी शुरू होंगी। वे फॉरवर्ड, प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज appropriate skills through comprehensive training programs, I don't think this is even
anything concrete is written here. Build uniform standards, वही हर स्टेट में एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, कोई एक मॉडल स्टैंडर्ड सरकार बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि अच्छा ये मॉडल पैरामीटर्स हैं, इसके बेसिस पे आप अपना रिकॉर्ड कीजिए, डेटा मेंटेन कीजिए, अपडेट कीजिए, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑफ कोर्स टेक द लीड हियर। कंडक्ट अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम्स, ये हम देख चुके हैं। डिजिटल प्रोसेसेस के बारे में ये सब कुछ बताइए, तो होता क्या है, लैंड टाइटल्स को डिजिटलाइज करवाना है, लेकिन पता ही नहीं है उनको, लोगों को। तो जाइए, डोर टू डोर अवेयरनेस क्रिएट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अपडेट ऑल टेक्सचुअल डेटा प्रायर टू डिजिटलाइजेशन, वही या सारी चीज़ें यहाँ पे वही लिखी हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कीजिए, सर्वे प्रॉपरली होना चाहिए, मैपिंग प्रॉपरली होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो कैडेस्ट्रल मैप्स हैं और जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, उसको इंटीग्रेशन पूरी कीजिए। केवल 70% की इंटीग्रेशन सही नहीं है, ये भी कितना ही डेटा एक्यूरेट है ये हमें नहीं पता अभी तो, बट ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग वी नीड टू वर्क। प्रिवेंटिव डिटेंशन, ओके, तो देखिए इससे पहले कि यहाँ क्या लिखा है, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, कैसे भारत एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन को प्रोवाइड करता है। ये चीज़ें यहाँ नहीं लिखी हैं, कुछ चीज़ें मुझे आपको एक्स्ट्रा बतानी है, पर उससे पहले रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट द प्रिवेंटिव डिटेंशन इज टू बी यूज्ड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। ओके, तो बेसिकली आई वुड रीड इट फर्स्ट और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ये केस था क्या, ताकि आप समझ पाएं जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बात बोली है वो क्या बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऑर्डर में बोला है कि देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि आप कोई इंसान अगर कुछ गलत करने वाला है, बस आपको आशंका है कि वो कुछ गलत करेगा, उससे पहले आप उसको अरेस्ट कर लेते हो या डिटेन कर लेते हो। तो पर ये जो आपको पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, ये एक एक्सेप्शनल पावर है स्टेट के पास, जो डेफिनेटली अगर आप किसी के कुछ क्राइम करने से पहले ही, किसी तरह का ट्रिगर करने से पहले ही पब्लिक डिसऑर्डर को आप अगर डिटेन कर रहे हो, तो आप उसकी पर्सनल लिबर्टी के भी तो खिलाफ जा रहे हो। इंडिविजुअल की पर्सनल लिबर्टी इज एट स्टेक ऑफ कोर्स। तो इसीलिए अगर आपको इतनी एक्सेप्शनल पावर दी है, तो उसको स्पेरिंगली, बहुत सोच समझ के, बहुत लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में यूज करिए। अब कोर्ट ने बोला है कि देखिए, एक डिफरेंस होता है, एक होती है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और एक होती है पब्लिक डिसऑर्डर सिचुएशन। तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए बना है, ना कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अब देखिए, ये अगर स्टेटमेंट बाय चांस आपके प्रीलिम्स में आ जाए एज इट इज, तो आपको तो लगेगा नहीं यार, लॉ एंड ऑर्डर भी सही लग रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो ये गलत है। तो ऐसा नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट जिस भी तरह की वर्डिक्ट के साथ आती है, दैट बिकम्स योर आंसर। ओके, तो पब्लिक डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन बनी है, ना कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बना है, ना कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस के लिए। अब ये केस क्या था, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज ने बेसिकली क्या बताया, मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए, आप देखिए, कोई भी क्राइम होता है वो किसी ना किसी तरह के पीस को ब्रीच करता है, लांघता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक एग्जाम्पल दिया, उन्होंने बोला कि अगर दो ड्रंकर्ड्स हैं, ठीक है, वो आपस में लड़ते हैं, और वो आपस में लड़ते हैं, तो वो आपस में लड़ रहे हैं, तो इससे कोई पब्लिक डिसऑर्डर नहीं हो रहा, क्योंकि पब्लिक इज अ ह्यूज कॉन्सेप्ट। पब्लिक हैज टू हैव अ वेरी गुड, अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट टू इट। बहुत सारे लोग उससे इम्पैक्ट होने चाहिए, बहुत बड़ा इंटरेस्ट एट लार्ज स्टेक पे होना चाहिए। अब वो दो ड्रंकर्ड्स हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। अब देखिए, अगर आप इन दोनों की प्रॉब्लम के साथ डील करना चाहते हैं, तो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, आप आईपीसी, सीआरपीसी या जो भी एक्ट है उसके तहत आप अरेस्ट कीजिए, उन पे पेनल्टी लगाइए या कुछ भी कीजिए, ठीक है। पर आप उनको डिटेन नहीं कर सकते कि वो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हम प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लेते हैं, अगली बार भी लड़ेंगे ये पी के। यू कैन नॉट डू दैट, दैट इज रॉन्ग। ओके, पर अगर हम सपोज करें कि ये जो दो फाइटर्स हैं, ड्रंकर्ड्स हैं, ये राइवल कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं, किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी को, या फिर कोई एक दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को, या फिर कोई एक दूसरी कास्ट को, या दूसरी कास्ट को, है ना। तो एंड वन ऑफ देम एक्चुअली ट्राई टू रेज कम्युनल पैशंस। प्रॉब्लम अभी भी लॉ एंड ऑर्डर की ही है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, अभी भी आईपीसी के माध्यम से आप इसको डील कर सकते हो। पर हाँ, यहाँ पे एप्रीहेंशन है सिर्फ सिर्फ पब्लिक डिसऑर्डर की। ओके, तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे बेसिकली जो केस था ना, केस ऐसा था कि एक चेन स्नैचर था जिसके ऊपर ऑलरेडी 30 केसेस थे चेन स्नैचिंग के, ठीक है। तो
उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत क्यों उनको रखा गया सरकार द्वारा? सरकार का ही कहना था क्योंकि जो आसपास की विमेन है ना वो काफ़ी डरती हैं कि चेन स्नैचिंग कर लेगा, तो इसलिए हमने इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत रखा हुआ है। तो कोर्ट ने उनको बेसिकली रिलीज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। इसी केस की बात कर रही हूँ जो केस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा देखिए एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या आप इसके जो क्रिमिनल इस पे पेनल्टी लगती है, जो भी लॉ कहता है, जो भी जोन सा भी सेक्शन कहता है आईपीसी का, सीआरपीसी का, वो लगाइए ना। प्रिवेंटिव डिटेंशन कहाँ से आ गई इसमें? कौन सा पब्लिक डिसऑर्डर हो रहा है? तो ये चीज बेसिकली डिस्टिंग्विश की सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे, और साथ में बेंच ने रेफर किया 1982 के एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, अशोक कुमार वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था that preventive detention is devised to afford protection to society। देखिए सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना, पब्लिक को प्रोटेक्ट करना प्रिवेंटिव डिटेंशन का रैशनल है। ये किसी भी माध्यम से आप उस इंसान को पनिश नहीं कर रहे, ना ही पनिश करना आपकी इंटेंशन है। ओके, सो दिस इज एग्जैक्टली नॉट टू पनिश अ मैन फॉर हैविंग डन समथिंग, मतलब उस इंसान ने तो अभी कुछ किया भी नहीं, बट टू इंटरसेप्ट, पर ऐसी भनक आपको लग रही है कि वो शायद कर सकता है एंड यू वांट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग दैट, दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। ओके, तो ग्राउंड्स क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन? आप क्यों कर सकते हो किसी भी इंसान की? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट अगर आपको इंश्योर करनी है, या फिर आपको डर है कि ये इंसान स्टेट की सिक्योरिटी को हार्म कर सकता है, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, किसी भी कंट्री के साथ आपको लगता है कि ये स्पेसिफिक इंसान ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे रिश्ते को खराब कर सकता है, या कुछ भी इस तरह का रिश्ता, और इंडिया की इमेज बाहर खराब हो सकती है इस इंसान की वजह से, तो आप प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हो। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ये तो अभी हमने डिस्कस किया, एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज, एसेंशियल सर्विस एंड डिफेंस। अब ये क्या होता है जब बहुत बारी आप हड़ताल, आप एक बहुत ही कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी हो, ठीक है, और आपके बोलने पे सारी जनता भाग के आ जाएगी और प्रोटेस्ट करेगी, डॉक्टर्स हॉस्पिटल जाना छोड़ देंगे, मरीज वैसे के वैसे ही रहेंगे, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ट्रेन वाले ट्रेन नहीं चलाएंगे या फिर बस वाले बस नहीं चलाएंगे। तो आप इसेंशियल सर्विस को आप इतनी पावर रखते हो कि इसेंशियल सर्विसेज को भी डिसरप्ट कर सकते हो आप, क्योंकि इस तरह की प्रोटेस्ट तो यही होगा, तो फिर आपको डिटेन करना पड़ेगा। ओके, तो ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन के 4 ग्राउंड्स जो आपको ऑफ कोर्स याद करने पड़ेंगे। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब पता है इंडिपेंडेंस से पहले ही मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट आपको बता रही हूँ, बिकॉज इट ऑफ कोर्स चीज़ें याद रखना या चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली दिमाग में आपके आ जाती हैं जब आपको स्टोरीज पता है, ठीक है। तो जब प्रिवेंटिव डिटेंशन की कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन को प्रोवाइड करता है, तो जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जैसे मिस्टर नेहरू, उन्होंने भी यही कहा था कि इंडिपेंडेंस से पहले की बात कर रही हूँ, जब सरकार नहीं बनी थी, कि जो इंडिपेंडेंट भारत होगा उसमें कोई भी ड्रेकोनियन या डार्क लॉज नहीं होंगे। पर प्रिवेंटिव डिटेंशन तो एक डार्क लॉ है ना, और सो मच सो, लॉ तो आप छोड़िए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए प्रोवाइड करता है। अगर एक स्टेटमेंट आती है जो प्रीलिम्स की एक बहुत क्लीशे स्टेटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर दिस, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर दिस, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, एंड दैट्स ट्रू। ओके, ऑफ कोर्स नाम नहीं लिखा है ऐसे बिल्कुल दैट वी प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, वी प्रोवाइड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, पर हम देखते हैं क्या लिखा है। आर्टिकल 22 क्लॉज 1, आर्टिकल 22 क्लॉज 1 क्या कहता है कि किसी भी इंसान को आप कस्टडी में नहीं ले सकते जब तक आप उसे ग्राउंड्स नहीं बता देते कि हम आपको अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, इस वजह से अरेस्ट कर रहे हैं, या फिर किसी भी इंसान को आप उसके राइट टू कंसल्ट और भी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर, उसके लॉयर को कंसल्ट करना, किसी को भी अपने लिए हायर करना कि मेरा केस लड़े, उसको आप उस राइट से नहीं डिप्राइव कर सकते। ये कहता है आर्टिकल 22 क्लॉज 1। अब आता है आर्टिकल 22 क्लॉज 2। यहाँ पे लिखा है कि जिस भी इंसान को अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है कस्टडी में, यानी कि सर्वेलेंस में, ट्रायल चलेगा, अभी जो भी होगा वो बात की बात है, अभी तो कस्टडी में है, उसको प्रोड्यूस करना है मैजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स ऑफ सच एन अरेस्ट। ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर जब आपने अरेस्ट किया, मैजिस्ट्रेट के सामने समक्ष उसको प्रस्तुत करना है। नो पर्सन कैन बी डिटेन्ड बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट। अगर आप 24 आवर्स के बाद 48 आवर्स हो गए, 60 आवर्स हो गए, आपने मैजिस्ट्रेट के सामने उनको नहीं रिप्रेजेंट किया, मैजिस्ट्रेट ने अप्रूवल भी नहीं दिया कि इसके बाद भी आप इनको कस्टडी में ही रखिए, तो आप उनको नहीं रख सकते। यहाँ तो बेल बाय डिफॉल्ट हो जाएगी, मतलब आप रिलीज हो गए। ठीक है, अगर आपको किसी ने बिना मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किए, ऐसे ही आपको रखा हुआ है। आर्टिकल 22 क्लॉज 3, अबव 2 क्लॉजेस यानी कि क्लॉज 1 और क्लॉज 2
अप्लाई नहीं होंगे। बड़े अच्छे थे ऊपर वाले क्लॉजेस है ना, 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट, वरना बेल बाय डिफॉल्ट, या फिर ये सारी चीजें हमने देखी, वेरी गुड। पर ये दोनों क्लॉजेस अप्लाई नहीं होते उस इंसान के ऊपर जिसे डिटेन किया गया है इन अकॉर्डिंग्स टू अ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगर कोई लॉ है वो प्रोवाइड करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, बहुत सारे लॉज हैं ऐसे इंडिया में, तो फिर अगर वो लॉ के तहत उसको अरेस्ट किया गया था तो फिर आपको ना मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है, ना आपको ग्राउंड्स बताएंगे, ये सारी चीजें आप पे अप्लाई नहीं होंगी। ठीक है, आर्टिकल 22 क्लॉज 4। तो आर्टिकल 22 क्लॉज 4 क्या कहता है? नो पर्सन कैन बी डिटेन्ड फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 3 months, मतलब 3 महीने से ज्यादा बेसिकली आप नहीं एक इंसान को डिटेन करके रख सकते। अगर मतलब रख सकते हो 3 महीने से भी ज्यादा, अगर एक एडवाइजरी बोर्ड जो है वो कंफर्म कर दे कि एक सफिशिएंट कॉज है, रीजन है कि आप इसको 3 महीने से भी ज्यादा डिटेन करके रखिए, वरना ये सब कुछ आके बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो देखिए लेकिन इस क्लॉज का भी एक एक्सेप्शन है जो कहाँ प्रोवाइडेड है? आर्टिकल 22 क्लॉज 7 सब क्लॉज बी में। अब आर्टिकल 22 क्लॉज 7 सब क्लॉज बी क्या कहता है? अ पर्सन कैन बी प्रिवेंटिवली डिटेन्ड फॉर मोर देन 3 months विदाउट, अब देखिए यहाँ पे तो क्या बोला कि एडवाइजरी बोर्ड ने बेसिकली कंफर्म करेंगे तब जाके 3 महीने के बाद आपको रख सकते हैं, पर एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन के बिना भी आपको रख सकते हैं। पर अगर पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड करता है कि उस मैक्सिमम पीरियड क्या है उस तरह की डिटेंशन के लिए, ठीक है, 1 साल, 6 महीने, 10 महीने, अगर ऐसा कोई लॉ कहता है तो आपको एडवाइजरी बोर्ड की भी रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। या फिर साथ ही में जो पार्लियामेंट का लॉ है वो ये भी बताता है कि किन सर्कमस्टांसिस में किस तरह की क्लासेस ऑफ पर्सन्स के लिए या क्लासेस ऑफ केसेस के लिए ये लॉ अप्लाई होगा। तो ऑफ कोर्स ये दो क्लॉजेज हैं जो क्लॉज 7 सब क्लॉज बी और साथ ही में क्लॉज 4 ये बना देते हैं इस आर्टिकल 22 को अनहैप्पी काइंड ऑफ थिंग फॉर द प्रिवेंटिव डिटेनीज। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। प्रिवेंटिव डिटेंशन की अगर आपको डेफिनेशन तो लिखनी होगी, अगर आंसर आएगा तो आप क्या लिखेंगे? डिटेंशन ऑफ अ पर्सन ऑन अ मेयर रीजनेबल एप्रीहेंशन of him doing an activity dangerous to public order and security, that is it, do not write anything beyond this। किसी भी इंसान को इसीलिए सिर्फ डिटेन कर लेना क्योंकि आपको बस एक थोड़ी सी ऐसी एप्रीहेंशन है, आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा डाउट है कि वो डेंजरस हो सकता है पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी के लिए। ओके तो आपका देखिए ट्रायल तो तब शुरू होगा ना जब आपने कुछ गलत किया हो, आप पे कोई धारा लगी हो, आपका केस है, आपने कोई क्राइम किया है, तो फिर आपके खिलाफ ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल तो तब है ना, तो आप अंडर ट्रायल भी नहीं हो, आप बस कस्टडी में हो, समझ रहे हो? कस्टडी क्या होता है? सर्वेलेंस में। ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए आपको। देखिए वही एक बार आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस होता है कस्टडी में और अरेस्ट में। क्या डिफरेंस होता है? ये बहुत बहुत बेसिक डिफरेंस है। कस्टडी आप कभी भी सर्च करोगे इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं कस्टडी के? केयर, सर्वेलेंस, है ना? कस्टडी क्योंकि चाइल्ड कस्टडी, ये भी तो यही होता है। और अरेस्ट का मतलब होता है टू स्टॉप, ठीक है, टू डिप्राइव। अरेस्ट का मतलब ये होता है। तो आप देख सकते हैं कस्टडी हमेशा थोड़ी आपके से सटल होती है। इट इज नॉट हार्श कस्टडी, दैट यू कीप एन आई ऑन दैट पर्सन, यू keep that person under your watch, under your care, under your surveillance. In arrest, of course, you're harsh, you're criminal, we are arresting you, okay? We are stopping you to move here and there. That is called as arrest. So, कस्टडी में रखा जाता है प्रिवेंटिव डिटेनीज को। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, ये चीज यहाँ पे हमने देख ली। अगेंस्ट अरेस्ट तो दे देते हैं क्लॉज 1 और क्लॉज 2, लेकिन सारा फिर जो उल्टा पलट कर देते हैं बाकी क्लॉजेस। ओके, मल्टीपल लॉज, अब बहुत सारे लॉज हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए प्रोवाइड करते हैं, जैसे CRPC, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, NDPS 1985 एक्ट, UAPA, ठीक है, दे परमिट फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगर हम NCRB का डेटा देखें, क्राइम्स इन इंडिया रिपोर्ट 2021, over 1.1 lakh people were placed under preventive detention in 2021। तो आप देख सकते हैं कि 1.1 लाख पीपल, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। दिस इज द हाईएस्ट सिंस 2017। ओके, अगर हम CRPC के सेक्शन 151 की बात करें, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। यहाँ पे बेसिकली पुलिस आर एम्पावर्ड टू टेक प्रिवेंटिव अरेस्ट इफ दे बिलीव दे मस्ट डू सो टू प्रिवेंट कमिशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? देखिए ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? इस तरह के ऑफेंसेस जिसमें बेसिकली आपको अरेस्ट वारंट की भी जरूरत नहीं है। बहुत हीनियस क्राइम्स होते हैं ना, जैसे मर्डर,
रेप, गैंग रेप, इस तरह के जो हीनस क्राइम्स होते हैं मोस्टली वो होते हैं कॉग्निजेबल क्राइम। मतलब पुलिस को बेसिकली अरेस्ट वारंट की भी जरूरत नहीं है, ऊपर की अथॉरिटी के ऑर्डर्स की भी जरूरत नहीं है आपके खिलाफ आके अरेस्ट या सीजर करने की। ओके, इश्यूज एसोसिएटेड विद, मतलब तो सीआरपीसी की अगर हम बात करें तो अगर आप पे डाउट है इस पुलिस को कि आप इस तरह का हीनियस क्राइम कमिट कर सकते हो तो फिर आपको वो प्रिवेंटिवली डिटेन कर सकती है। इश्यूज एसोसिएटेड विद प्रिवेंटिव डिटेंशन, अब इश्यूज ही इश्यूज हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ। अच्छा है ही क्या, मतलब अच्छा है ऑफ कोर्स, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया हुआ है। बहुत सारी दिक्कतें हैं जैसे एसेंशियल सर्विसेज वाली, नेशनल सिक्योरिटी, ये बिल्कुल दिक्कतें हैं, कुछ भी हो सकता है इससे, पर इश्यूज भी बहुत सारे हैं क्योंकि इसका मिसयूज हो सकता है ना। ओके, इतनी वेग स्टेटमेंट है, लॉज में भी इतना वेग लिखा हुआ है, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट यू नो एज द पुलिस में परसीव, तो ये सारी चीजें बहुत ओपन एंडेड छोड़ सकती हैं चीजों को। अब यहाँ पे नंबर 1 है एग्जीक्यूटिव टिरनी। टिरनी का मतलब क्या होता है, अपना मनमानी होती है, ठीक है, कैसे भी आई विल हैव माई ओन वे, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव टिरनी, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज आर डिजाइन्ड टू बी हाईली एडमिनिस्ट्रेटिवली स्टीयर्ड एंड रिस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ जुडिशियल इंटरफेरेंस। अभी हम देखेंगे जुडिशियल इंटरफेरेंस को भी कैसे रिस्ट्रिक्ट करता है। ऑलराइट, वायलेट फंडामेंटल राइट्स, अब ऑफ कोर्स वायलेट तो करते ही हैं फंडामेंटल राइट्स को, क्योंकि आर्टिकल 21 सबसे पहले तो लाइफ लिबर्टी, इसके खिलाफ जा रहे हो आप। आर्टिकल 19 क्यों, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप घूम नहीं सकते इधर उधर, कुछ नहीं कर सकते, अपने आप ने बाहर नहीं निकल सकते आप क्योंकि आप प्रिवेंटिवली डिटेन्ड हो। राइट टू इक्वालिटी, डेफिनेटली आपको नॉर्मल, आपने कुछ किया ही नहीं, आप तो क्रिमिनल भी नहीं हो, तो आपको क्रिमिनल्स की पार पे भी नहीं रखा जा रहा, तो आपको पहले ही ये तो डिटेन कर लेते हैं। ओके, तो ये चीज मिसयूज हो रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है क्योंकि अगर आप किसी का डिसेंट, कोई आपके खिलाफ, आप सरकार हो, आपके खिलाफ कोई डिसेंट प्रेजेंट करता है, क्रिटिसिज्म रखता है, आप उन लोगों के खिलाफ भी इसको मिसयूज करना शुरू हो गए हो। आप कहते हो कोई कोई ओपोनेंट है, पॉलिटिकल ओपोनेंट ही सोच लीजिए, जो इमरजेंसी के टाइम पे बेसिकली हुआ, या फिर कोई जर्नलिस्ट है जो आपको पता है कि आपको, आपके खिलाफ बहुत जो भी आपकी पॉलिसीज है उसको क्रिटिक करता है, तो आपको पता है आगे भी कोई ऐसी पॉलिसी आप लाने वाले हो जो उसके खिलाफ ही जाएगा, तो आप पहले प्रिवेंटिवली डिटेन कर लो उसको, दैट इज रॉन्ग। Okay, 78.33% of all detention orders under National Security Act from 2018 to 20 were found to be incorrect. वही ना, detention order ही जब आप सही नहीं दे रहे, तो यही चीज यहाँ पे बेसिकली एनसीआरबी का डेटा बताता है। बैकलॉग्स, अब देखिए ऑलरेडी कोर्ट्स इतने ओवरबर्डनड है, इतने सारे पेंडिंग केसेस पड़े हैं, इतनी सारी, अब देखिए जिनको आप प्रिवेंटिवली डिटेन करते हो, बड़े बड़े ये पॉलिटिशियंस भी होते हैं, ठीक है, तो अब ऑब्वियसली वो खाली तो बैठे नहीं रहेंगे, वो रिट पिटिशन डालेंगे, उनके पास रिसोर्सेज बहुत होते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास रिट पिटिशन डालें। रिट पिटिशन कब आप डालते हो, जब आपके फंडामेंटल राइट्स कोई इम्पिंज करता है। जब फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से इम्पिंज हो गए आपके, 21, 19, 14, ठीक है, तो जब वो इम्पिंज हो गए तो आप राइट टू पिटिशन डालोगे। अब लेकिन कोर्ट तो ऑलरेडी ओवरबर्डनड है इस तरह के केसेस से, तो आप एक और बन जाओगे उसमें। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी दिक्कत है। एडवाइजरी बोर्ड, okay, the eligibility criteria set by the Constitution for the members of the advisory board under Article 22 gives the state the power to make it a purely executive committee. वैसे ये थोड़ा सा गलत है क्योंकि of course आप administrative officers मतलब चूज तो होम मिनिस्टर करते हैं ना, होम मिनिस्टर चूज करते हैं कि कौन सी एडवाइजरी बॉडी है जो अपना ओपिनियन देगी कि इनको रख सकते हैं और कि नहीं रख सकते। पर मोस्टली हाई कोर्ट जजेस को ही, अभी भी रिसेंटली जो 3 मेंबर एडवाइजरी बोर्ड है वो दिल्ली हाई कोर्ट, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की अगर मैं बात करूं, दिल्ली हाई कोर्ट जजेस हैं तीनों के तीनों, पर ऑफ कोर्स देन दे आर हैंड पिक्ड बाय होम मिनिस्टर, सो दैट मेक्स इट अ लिटिल इम्पार्शियल। ओके, विक्टिमाइजेशन ऑफ द डिटेनी, नथिंग मच हियर। ओके, वे फॉरवर्ड क्या है, इससे पहले कि मैं कुछ केसेस, जैसे मुझे आपको AK गोपालन केस बताना है, ये केसेस तो कुछ भी नहीं है, पर AK गोपालन केस बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी यहाँ पे क्या लिखा है वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे, पर वे फॉरवर्ड देख लेते हैं पहले कि यहाँ पे क्या लिखा है। ओके, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, डिटेनी शुड बी, यानी कि जिसको आपने अरेस्ट किया है, जिसको अरेस्ट नहीं डिटेन किया है बेसिकली, उसको पहले तो राइट टू कंसल्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ लॉयर, ये सारी आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। ओके, किसी भी स्टेज पे, सो दैट यू इंश्योर कि कोई डिफेंस भी है, सिर्फ प्रोसिक्यूशन ही नहीं है। अगर एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष आप अपना केस रखना चाहते हैं तो डिटेनी के पास भी एक हक हो कि वो भी अपना केस प्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो ये चीज, एडवाइजरी बोर्ड, इट शुड कंसिस्ट ऑफ ओनली सिटिंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स टू इंश्योर स्पीडी ट्रायल, इफेक्टिव एंड फेयर डिसीजन मेकिंग व्हाइल डिसाइडिंग, ये तो हम देख चुके हैं। टाइम फ्रेम, अब देखिए डिटेंशन ऑर्डर शुड बी मेड इफेक्टिव ओनली आफ्टर अप्रूवल बाय एडवाइजरी बोर्ड्स विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम, सो दैट डिटेनी इज नॉट फोर्स्ड टू बी इन डिटेंशन फॉर टू लॉन्ग जस्ट बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है
कि एडवाइजरी बोर्ड ही आप इतनी लेट फॉर्म करोगे, आराम से फॉर्म करोगे, फिर आप कहोगे जी हमें ओपिनियन चाहिए था। ये नहीं होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। ओके, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि जिसके अंदर एडवाइजरी बोर्ड अपना ओपिनियन देगी ही देगी, या प्रॉपरली होना चाहिए। मतलब एक स्टेज ऐसी सेटअप कर देनी चाहिए कि अगर आपको थोड़ा सा भी आप चाहते हो कि 3 महीने के बाद करना है, तो 3 महीने से बहुत पहले एडवाइजरी बोर्ड का ओपिनियन मांग लो आप। ओके, सो दैट इज द केस। इंडिपेंडेंट बॉडी, ये सब कुछ यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, प्रिवेंटिव डिटेंशन मस्ट अबाइड बाय प्रोविजंस अंडर आर्टिकल। अब यहाँ जो लिखा है वो मैं आपको इस केस के थ्रू समझाती हूँ। ओके, सुप्रीम कोर्ट ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखिए, ना ही सिर्फ प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का जो केस है वो ड्यू प्रोसेस के लिए भी। अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ, AK गोपालन एक बेसिकली आप कह सकते हैं पॉलिटिकल ओपोनेंट थे, जो उस समय की सरकार थी 1950 की, यानी कि जो भी रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस, उसके पॉलिटिकल ओपोनेंट थे। तो वो बेसिकली जेल में थे, ओके, 1947 से लेके। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने केस डाला था, रिट पिटिशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि बेसिकली मुझे रिलीज कीजिए, ये मेरे आर्टिकल 21 के खिलाफ जाता है, यू नो, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड डिग्निटी, इसके खिलाफ जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो यू नो बेसिकली उस समय AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए, हमारी कंट्री में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो करते हैं, ना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हम USA नहीं है जो हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करें। यानी कि आर्टिकल 21 क्या कहता है कि आपको राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड डिग्निटी है, पर उसे डिप्राइव किया जा सकता है बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि अगर एक लॉ इस तरह का एग्जिस्ट करता है जो आपका राइट टू लाइफ थोड़ा सा छीन सकता है किसी पर्टिकुलर केस में, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो फिर अगर वो आपसे ये वाला राइट छीन रहा है कि प्रिवेंटिवली आपको डिटेन करना पड़ेगा, तो हम उसको अपहोल्ड करते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं फॉलो होता। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये होता है कि लॉ ही सही है कि नहीं, यानी कि आपको सुप्रीम कोर्ट को इस क्वेश्चन में जाना पड़ता कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है ये सही है कि नहीं, है ना, यही कहीं गंदा लॉ है, इसकी वजह से तो हम नहीं एक इंसान की राइट टू लाइफ जाने दे सकते। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं, हम यू नो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को फॉलो करते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को नहीं करते, हमारा जुडिशियल रिव्यू ये नहीं कर सकता। ओके, तो ये हुआ था AK गोपालन, मतलब रिट पिटिशन ऑब्वियसली डिक्लाइन कर दी थी, फिर और क्या हुआ था, ठीक है, तो ये हुआ था। लेकिन अब एक और मैं यहाँ पे आपको केस बताना चाहूंगी। अब ड्यू प्रोसेस लॉ की बात हो ही रही है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था हमारी कंट्री ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी फॉलो करती है अलॉन्ग विद प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ये कब हुआ था? मेनका गांधी केस में। अब मेनका गांधी केस क्या है? मेनका गांधी केस आप जाके खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। शिब्बन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये भी एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसमें बेसिकली बोला कि कोर्ट रूम तो इतना कंपिटेंट ही नहीं है कि हम रियलिटी और क्या फैक्ट्स हैं, या फिर क्या ग्राउंड होते हैं डिटेन करने के, व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन, क्या ग्राउंड लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो हम पता ही नहीं है, तो हम तो कंपिटेंट ही नहीं है इसमें जाने के लिए। शंभुनाथ शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल में क्या हुआ था? देखिए, इसमें इन्होंने बोला था कि हम शायद कह सकते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक ड्रिकोनियन एक्ट हो सकता है, फंडामेंटल राइट्स को इम्पिंज करता है, इन्फ्रिंज करता है, पर कहीं केसेस में इट इज नेसेसरी फॉर स्टेट टू टेक सच एक्सट्रीम स्टेप्स बिकॉज दे हैव टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो इन द सेंस आप कह सकते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को तो अपहोल्ड किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। पर ऑफ कोर्स ये जो आज हमने केस देखा है यहाँ पे, वो ये कहता है अपहोल्ड तो हम कर रहे हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन को, लेकिन यूज इट स्पेरिंगली। ओके, लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इंडिया। तो देखिए, अगर हम थोड़ा सा देख ले, फर्स्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जिसके खिलाफ बेसिकली AK गोपालन सर ने केस डाला था, रिट पिटिशन डाली थी, इसमें बेसिकली अगर कोई भी एंटाई नेशनल एलिमेंट है, आपको उसको रोकना है कि वो कोई भी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ कुछ ना गलत करे, तो आप उसको प्रिवेंटिवली डिटेन कर सकते थे। फिर आता है मीसा एक्ट, जो सबसे बेकार एक्ट था, सबसे इनफेमस एक्ट था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 टू 77, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे इसको एग्रेसिवली मिस यूज किया गया था अगेंस्ट पोलिटिकल ओपोनेंट्स, जिसको भी आप देखते थे, या ट्रेड यूनियन से सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, कोई जर्नलिस्ट आपके खिलाफ बोल रहा है, कोई पॉलिटिकल ओपोनेंट किसी और पार्टी का आपके खिलाफ बोल रहा है, तो आप उसको कहते थे देखिए हम प्रिवेंटिवली डिटेन कर रहे हैं। बोल रहा है कि बस आपको आशंका है, अभी आप, उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, कोई क्रांति की ही नहीं, बस आपने उनको डिटेन कर लिया। लेकिन कम्स 44th अमेंडमेंट एक्ट, मोरारजी देसाई की सरकार आई 1978 में, तो उन्होंने 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको रिमूव कर दिया, मीसा को।
फिर आया फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंट, अब ये तो इंपॉर्टेंट है क्या, फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974. इट आल्सो प्रोवाइड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन टू मेंटेन एंड इम्प्रूव फॉरेन एक्सचेंज एंड टू डेटर इलीगल ट्रेड. तो फिर तो ये एनडीपीएस एक्ट आया 1985 का, वो इसको ओवरराइड कर दिया उसने. टाडा एक्ट 1985, पोटा एक्ट 2002, ये दोनों ही खारिज हो चुके हैं. ये एक्ट्स अब एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि टेररिज्म को कर्व करने के नाम पे इन्होंने भी बहुत सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन करने शुरू कर दिए थे जो मिसयूज हो रहे थे. तो दे वर ऑफ कोर्स टेकन अ बैक. अब देखिए यूएपीए का भी तो मिसयूज हो रहा है, इसीलिए तो इंटरपोल या बहुत सारी कंट्रीज हमें अपने ह्यूमन राइट्स इश्यूज पे ये कहती है कि आप पहले तो यूएपीए का सही इस्तेमाल करना शुरू कीजिए. टाडा बेकार था, पोटा बेकार था, यूएपीए का भी मिसयूज हो रहा है, ये अब बहुत सारे लोग कहते हैं. लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट इस बारे में सुनती है, कब सुनती है, whenever it takes up this case. Psychological test of death row convicts. तो इसमें बेसिकली क्या है, एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को डेथ सेंटेंस दिया हुआ है, मतलब कैपिटल पनिशमेंट अगर किसी को दी हुई है, तो उसका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है उस कन्विक्ट का. ओके, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफ कंडेम्ड प्रिजनर्स बाय एक्सपर्ट डॉक्टर्स. अभी मैं बताती हूँ यहाँ पे, आपको बस बेसिकली 2-3 वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए, ताकि अगर ये एज इट इज कभी कभी आपसे प्रीलिम्स में सिर्फ मीनिंग्स पूछ लिए जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चरल रेवोल्यूशन और कल्चरल स्टैट्यूट, या फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस. तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट आजकल बोल रही है. तो अब इसमें बोला कि उनको मिटिगेटिंग इन्वेस्टिगेटर्स का एक्सेस भी देना चाहिए डेथ रो कॉन्विक्ट्स को. मिटिगेटिंग मतलब क्या होता है, आपको एक सजा मिली है, ठीक है, आपने शायद आप एक बच्चे ही थे, फॉर एग्जाम्पल आप एक बच्चे हो 14 साल के, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, आप 14 साल के एक बच्चे हो जिसने अपने दोस्त को मार दिया जान से, ठीक है, तो आपके ऊपर मर्डर का वो है, बाय चांस शायद आपको एक डेथ रो कॉन्विक्ट भी मिल गया. अब तो आप मतलब काफी एज्ड हो चुके हैं, पर आप जब थे तो तब आपकी उम्र बहुत कम थी, तो आपको डेथ सेंटेंस मिल गया. मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रही हूँ. तो अब आपको मिटिगेटिंग इन्वेस्टिगेटर्स आपके पास आएंगे और आपसे बातचीत करेंगे और आपकी पूरी फाइल बनाएंगे. मिटिगेटिंग मतलब क्या होता है, जितना भी कंसेशन आपको दिया जा सके, आपकी सजा कम की जा सके, बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करके. अब जब आपने बात की, आप मिटिगेटिंग इन्वेस्टिगेटर हैं, आपको ये पता चला, एक तो पहली बात ये 14 साल का बच्चा था, तो ये एक बच्चा था, उसकी एज कम थी, तो सबसे बड़ा मिटिगेटिंग फैक्टर तो ये हो गया. दूसरा, आपको पता चला कि इस बच्चे को, जिस बच्चे की इसने जान ली थी, वो स्कूल में रोज उसे बुली करता था, मोटा पतला काला व्हाटएवर, है ना, कम्युनिटी कास्ट कुछ भी हो सकता था, ओके, रिलीजन. तो और वो बहुत दिनों से टॉलरेट कर रहा था, पर एक बारी इन द हीट ऑफ द मोमेंट किसी इस तरह का केस हो गया, और उसका जो उस समय वो डिप्रेशन में था उस बच्चे की वजह से, और ये सब कुछ हुआ. तो ये होते हैं मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस, और ये पता लगाना बहुत जरूरी है. अगर इस केस में, एक पर्टिकुलर केस में ये सारी बातें पता नहीं चलेंगी, कभी भी जस्टिस इन ट्रू टर्म्स नहीं हो सकता. इट हेल्ड दिस विल एड कोर्ट टू हैव इंडिपेंडेंट एंड होलिस्टिक पिक्चर ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन एंड द बैकग्राउंड ऑफ द कंडेम्ड पर्सन. उससे पहले उसने कभी कोई क्राइम किया ही ना हो, क्या पता, ये भी एक मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस है. पहला ही क्राइम है तो कुछ तो बहुत गलत हुआ होगा ना, कोई चेन क्रिमिनल नहीं है वो. डेथ पेनल्टी और कैपिटल पनिशमेंट इज द एक्सिक्यूशन ऑफ एन ऑफेंडर, ये तो हमें पता है, जिसको who has been sentenced to death after conviction by a court of law. ओके, तो देखिए, अगर हम 2 केसेस यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एक तो बच्चन सिंह केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जो डेथ पेनल्टी है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही दी जानी चाहिए. अगर मैं एक और केस यहाँ पे मच्छी सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सुप्रीम कोर्ट ने बोला था देखिए, आप थोड़ा सा नाप तोलना पड़ता है हमें, वी हैव टू वे द एग्रीवेटिंग फैक्टर्स फॉर द क्राइम against the mitigating factors of the criminal before awarding death penalty. Death penalty देने से पहले कुछ है mitigating factors, क्या उसकी स्थिति थी, क्या उसका मेंटल उस समय स्टेट था, क्यों उसने वो क्राइम किया, क्या उसकी उम्र थी, क्या दिक्कत थी, ये सब कुछ एक साइड. और दूसरा जितना भी क्राइम को एग्रेवेट कर रही थी, जो भी चीजें, जो भी उसने गलत किया, क्या हीट ऑफ द मोमेंट था उस लड़ाई में, उसने क्या गलत गलत बातें बोली हैं, ये सारी चीजें एक तरफ से उसको आप नापिए तोलिए, और मिटिगेटिंग फैक्टर ज्यादा है तो उसको थोड़ा सा कंसेशन दीजिए, ठीक है. तो ये चीज बेसिकली होती है
Mitigating factors. Center notifies Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Amendment Rules 2022. तो आईटी रूल्स 2021 के रिलीज किए गए थे सेक्शन 87 ऑफ आईटी एक्ट 2000 के तहत। किसके लिए? सोशल मीडिया के लिए। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कैसे होते हैं? नेटफ्लिक्स होता है, ठीक है, ये सारी चीजें ओटीटी प्लेटफॉर्म। ओवर द टॉप सर्विसेज क्या होती हैं? थोड़ा ब्रीफली ये भी आपको बता देती हूँ कि आप बेसिकली इंटरनेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आप उसके ओवर द टॉप जाते हो और सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। तो यानी कि नेटफ्लिक्स के लिए अलग से आपको कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, इंटरनेट तो आप यूज ही कर रहे हो, डेटा पैक है आपके फोन में। यू गो ओवर द टॉप ऑफ दैट सर्विस एंड यू अवेल another service that is Netflix. Okay, just some basics. की प्रोविजंस क्या है? इन पर्टिकुलर रूल्स के एक ग्रीवेंस एपेलेट कमेटी बनाई जाएगी, GAC, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, 3 महीने के अंदर। जब ये रूल्स आए हैं 3 महीने के अंदर। क्यों बनाई जाएगी? एपेलेट से पता ही चल रहा है आपको, अपील, ठीक है। तो अगर सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं उन्होंने कोई कंप्लेंट डाली सोशल मीडिया ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर के पास, अपने फेसबुक के ऑफिसर के पास, उसने उसको नहीं सही से डील किया, या फिर जो उन्होंने रेजोल्यूशन लाए वो आप उससे खुश नहीं है, तो आप ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एपेलेट मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रही है, जिसमें एक चेयरपर्सन है और 2 होल टाइम मेंबर्स हैं, जिसको ऑफ कोर्स अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, दैट इज द डिजिटल मोड ऑफ एंटायर अपील प्रोसेस फ्रॉम फाइलिंग ऑफ अपील टू द डिसीजन। यानी कि आप अपील भी फाइल कर सकते हो डिजिटली, और डिसीजन आएगा वो भी डिजिटली आएगा। ऑब्लिगेशंस फॉर इंटरमीडियरी क्या होता है? अगेन सम बेसिक्स, मतलब अगर कोई एक फेसबुक के कोई एक बहुत बड़ी पोस्ट है जो शायद सरकार के खिलाफ है, पर इसमें फेसबुक को थोड़े ना आप सू करोगे, फेसबुक को क्यों करोगे? वो तो इंटरमीडियरी है, वो सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, क्या लिखा जा रहा है उस पर उसको कुछ नहीं पता, ठीक है। तो लेकिन कई ऑब्लिगेशंस, अब जब आपके प्लेटफॉर्म पे लिखा जा रहा है कुछ गलत, तो थोड़ी तो ऑब्लिगेशन आपकी भी बनती है। ओके, यू हैव टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट, क्योंकि अगर साइबर बुलिंग आपके प्लेटफॉर्म पे हो रही है तो गलत है ना, तो आपको करना पड़ेगा कुछ ग्रीवेंस रिड्रेसल। सो यू हैव टू इम्प्लीमेंट एप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। Time bound, of course, companies will be required to acknowledge complaints from users within 24 hours. मतलब अगर किसी ने आपके लिए कंप्लेंट डाली है आपकी ऑफिसर के पास, तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर बताना पड़ेगा योर कंप्लेंट हैज बीन रिसीव्ड एंड वी विल डील विद इट। ओके, फिर उसके बाद आपको 15 दिन के अंदर अंदर इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ओके, और अगर कोई टेक डाउन, इन्फॉर्मेशन टेक डाउन रिक्वेस्ट है, अगर किसी ने डाले इन्फॉर्मेशन टेक डाउन करो, दिस इज इंसल्टिंग टू वुमेन, दिस इज इंसल्टिंग टू अ पर्टिकुलर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, सरकार ने बोला, तो 72 घंटे के अंदर अंदर बेसिकली आपको उसको टेक डाउन करना पड़ेगा। वैसे तो 15 दिन में आपको एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है। कंसर्न्स विद आईटी रूल्स, ऑफ कोर्स एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल कैन एक्ट एज एन इफेक्टिव टूल टू कर्ब गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म। कोई भी इन्फॉर्मेशन आप टेक डाउन करवा लोगे, ये बेसिकली कुछ दिक्कतें हैं। Thank you so much. Please like the video.